अमेरिका रवाना किया जा रहा है। अपने लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिका 6000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान की नई शासकीय व्यवस्था के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने 3 सदस्य समिति का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उनके अलावा अब्दुल्ला और गुलबनीद हिमकत यार के नाम शामिल हैं। तालिबान ने अंतरिम व्यवस्था के इस प्रस्ताव को स्वीकार या रद्द नहीं किया है। वहीं अफगानिस्तान के संकट पर विश्व के कई देश चिंतित हैं। हालात पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हो रही है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और परिषद के सदस्यों को राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद के हालात से अवगत कराएंगे। कई देशों ने अफगान संकट पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया था। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने तालिबान और दूसरे समूह से अपील की है कि वो आम नागरिकों की जान बचाने की कोशिश करें। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन की खबरों के बाद वहां से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ सालों बाद महिलाओं और लड़कियों को मिले मानवाधिकारों को बचाए जाने की जरूरत है। वहीं इस बीच विश्व के 60 से अधिक देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके तालिबान से अपील की है कि वो देश छोड़कर जाने के इच्छुक लोगों को न रोके। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में जिनके पास ताकत और अधिकार है, उन्हीं पर लोगों के जीवन की रक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। वक्तव्य में कहा गया है कि अफगान नागरिक सुरक्षित और सम्मानित जीवन का अधिकार रखते हैं। और किस तरीके से तालिबान में लगातार हालात बदल रहे हैं उसको लेकर, और अफगानिस्तान की स्थिति जो बदल रही है, तालिबान लगातार अपने वर्चस्व को आगे बढ़ा रहा, कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या इस वक्त वहाँ पे सूरत हालात हैं? वहाँ के राष्ट्रपति भवन पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। काबुल एयरपोर्ट पर भी कब्जे को करने की कोशिश की गई और लगातार एक संघर्ष की स्थिति वहां पर भी दिखाई पड़ रही है। और ये अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जो इस वक्त की ताज़ा स्थितियां उसका जिक्र कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की भी खबर है और इस बात को लेकर वहां पे एक तरीके से अफरा तफरी भी मच गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में वहीं पूरे अफगानिस्तान पर किया तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा और एक तरीके से पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के हिस्से या कहा जाए उनके शिकस्त उनके पास जा चुका है और वो एक तरीके से वो वहीं पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सेना वापसी के फैसले के बाद में लगातार वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो एक स्थिति संभलती हुई बीते 20 वर्षों में दिखी थी, वो अब बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान पर हुआ तालिबान का कब्जा और ये अपने आप एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां पे कई प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। काबुल में कई देशों के दूतावासों के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं और उनको सुरक्षित निकासी को लेकर तमाम देश अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। इसके साथ ही अफगान के जो राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं वो रविवार को यानी बीते कल देश छोड़कर चले गए हैं और ये भी अपने आप में एक ऐसी स्थिति थी जिसको लेकर उनकी कई मंचों पर कहा जाए वहाँ पर निंदा भी हुई है। गनी ने कहा है कि देश हित में कत्लेआम को रोकने के लिए उन्होंने देश को छोड़ा है। एक तरीके से उन्होंने इस बात की वकालत की है कि आखिर वो क्यों देश छोड़ के गए, उस बात को उन्होंने सामने रखा है। और उन्होंने देश छोड़ने के फैसले पर गनी ने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है। उसके माध्यम से उन्होंने अपने इस फैसले का बचाव किया है कि उन्होंने नरसंहार को रोकने के लिए देश छोड़ने का फैसला किया है। कई अफगान सांसद और अधिकारी भी देश छोड़कर चले गए हैं, अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। सुरक्षित जगहों पर किन जगहों पे गए इसको लेकर अभी जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इसके साथ ही काबुल शहर में मची है अफरा तफरी। लोग भविष्य को लेकर चिंतित है क्योंकि तालिबान का शासन किस प्रकार का होगा इसको लेकर आशंकाएं देश और दुनिया भर में है। इस वजह से वहां का जो आम नागरिक है वो भी सशंकित है अपने भविष्य को लेकर, इसलिए एक अफरा तफरी और एक असहजता का माहौल देखने को मिल रहा है।
अफगान के हालात पर आज शाम होनी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बेहद अहम बैठक और इस बैठक में दुनिया भर के माध्यम से इस बात का एक हल निकालने की कोशिश करने की संभावना हो सकती है। भारत करेगा अफगान पर इस बैठक की अध्यक्षता, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में ही इस बैठक का होना तय हुआ है और आज शाम भारतीय समय के अनुसार 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इस बैठक को तय होना है। भारत की अध्यक्षता के लिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पहले से ही न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा अफगान से सैकड़ों भारतीय निकाले गए हैं और बाकी को निकालने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भारत से कई विशेष विमान अफगानिस्तान से वापस आए हैं तमाम सैकड़ों भारतीयों को लेकर और बाकी जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके अलावा किस तरीके से ये पूरी कोशिश की जा रही, तालिबान के जो प्रवक्ता उन्होंने भी इस बात को साफ कहा था कि विदेशी दूतावास और जो विदेशी नागरिक हैं वो सुरक्षित रहेंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन ये जो एक असहजता और एक असुरक्षा का माहौल है ये पूरे अफगानिस्तान में बना हुआ है और अफगानिस्तान के हालात पर अधिक बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में विशाल चंद्र हैं जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और इसके अलावा हम अपने सहयोगी संवाददाता से भी इस वक्त ताज़ा हालात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। हमारी सहयोगी मेघना हमारे साथ में जुड़ेंगी। मेघना, मैं पहले रुख आपका करना चाहूँगा। मेघना से पहले हम अपने मेहमान का रुख करेंगे विशाल जी का। विशाल जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस समय स्थिति, जो क्या कुछ एक अपडेट आपके पास है कि अफगानिस्तान में इस वक्त वस्तु स्थिति क्या है और किस तरफ ये हालात बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? विशाल जी। देखिए, इस समय जैसा कि आपने सही कहा, वहाँ बहुत अनिश्चितता है। तालिबान काबुल में हैं और उन्होंने जो वहाँ की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, सब पे अपना अधिकार जमा लिया है। अब जो मुख्य चैलेंज है उनके सामने वो ये कि किस प्रकार से ट्रांसफर होता है पावर का। अब उन्होंने ये तो कह दिया है कि उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट स्वीकार नहीं है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्वीकार नहीं है और वो चाहते हैं शांतिपूर्ण सीधे उनको ट्रांसफर कर दी जाए पावर। वहाँ के राष्ट्रपति और जो सीनियर मेंबर्स हैं घनी सरकार के, उन्होंने सब काबुल को छोड़ दिया है। तो ऐसे में एक बेहद ही अनिश्चितता है वहाँ पे। आर्म्ड फोर्सेस जो वहाँ की हैं वो हमने देखा पिछले कुछ सप्ताहों में कि कैसे वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर गई। गवर्नर जो उनके सूबों के थे, प्रांतों के, वो कैसे छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत, या यूं कहना चाहिए एक जो गुप्त समझौते हुए, जो अफगानिस्तान की राजनीति का हिस्सा है, वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। उन्होंने समझौते किए प्रांतों में, गवर्नर्स के साथ, जिलों में किए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के साथ, और शायद कहीं ना कहीं काबुल को उसका अंदेशा नहीं था, या जिस हद तक किए गए थे ये सीक्रेट समझौते, उसका उनको अंदेशा नहीं था जी। पर जो भी हुआ वहां पे वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में हमें देखना होगा कि तालिबान जो अभी तो बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, वो अपनी जो उनकी 90 की दशक की छवि है उसको एक अलग रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है हिंसा कम हो, और कहीं ना कहीं अगर आप अफगानिस्तान का मानचित्र देखें, आज का मैप देखें, तो आप पाएंगे कि जो सेंट्रल अफगानिस्तान है, हजारा जात जहाँ पे शिया हजारा रहते हैं, वहां पे उन्होंने कब्जा नहीं किया है। 90 के दशक में वहां बहुत हिंसा हुई थी, कई हजारा मारे गए थे, और उस समय तालिबान की जो सोच थी उसके तहत शिया मुसलमान ही नहीं होते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक कोशिश की जो उनकी 90 की छवि है उसको सुधारने की, और ये हमें तब भी दिखाई दिया जब वो आसपास के देशों की राजधानियों में गए और उन्होंने वहाँ पे उनको सिक्योरिटी गारंटीज दी कि अगर आप हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो हम भी अफगान भूमि से किसी टेररिस्ट नेटवर्क को ऑपरेट करने नहीं देंगे। विशाल जी, महत्वपूर्ण चीज यही जो बात आप कह रहे हैं कि क्या 90 के दशक से 2021 के इस जो मौजूदा वक्त है इसमें क्या तालिबान का एक चेहरा बदल गया, या वो अपनी एक बदली हुई इमेज दिखाना चाहता है? क्योंकि जिस प्रकार का एक समझौता हुआ था, क्या उस तरीके के समझौते पे तालिबान आगे बढ़ता नजर आ रहा है? एक महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि क्या उनके जो लड़ाके हैं क्या वो सच में उनके कहे कब्जे में हैं? इसको लेकर भी कई प्रकार के शक शुबा जाहिर किए जा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं दोनों स्थितियों को? देखिए, तालिबान के अंदर कई गुट हैं, कई ग्रुप हैं। एक दोहा में ग्रुप बैठा है जो बहुत ही कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में डील कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से।
और एक अलग चेहरा दिखाता है तालिबान का। कहीं ना कहीं एक तैयारी दिख रही है कि वो सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है, एक टेररिस्ट नेटवर्क रहा है, और अब कैसे वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधार सकते हैं, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की आवश्यकता है। पर कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए भी तैयार दिखते हैं कि अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती तो उनको कुछ रीजनल कंट्रीज का सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स जो अफगानिस्तान को उसके पड़ोसी देशों से जोड़ते हैं, जिससे ट्रेड होता है, उसको कैप्चर किया है, तो उससे उनको रेवेन्यू मिलता रहेगा जी। तो एक तैयारी दिखती है एक लंबे समय के लिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, उनकी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय एड एंड असिस्टेंस पे ना हो। और दूसरा एक तबका है जो पाकिस्तान में बैठा है, जो क्वेटा शूरा है। तो क्वेटा शूरा में डोमिनेशन जो है वो उनकी मिलिट्री कमीशन का है, और जो पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी के तालिबान हैं उनमें भी अंतर कहीं ना कहीं है। मेरा मानना है आने वाले समय में हमें देखना होगा कि वो जो छवि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रख रहे हैं, वो छवि किस हद तक वो अपने जो उनके यंग कमांडर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको कैसे समझा पाते हैं। और तालिबान के अंदर जो अलग अलग गुट हैं उनमें भी स्पर्धा बढ़ेगी आने वाले समय में। बिल्कुल, सत्ता पे किसका ज्यादा कब्जा हो इसको लेकर कहीं ना कहीं आपसी स्पर्धा भी बढ़ेगी। विशाल जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारी सहयोगी मेघना भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। अब मेघना, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में भारतीयों को सुरक्षित वहां से वापस हिंदुस्तान लाया गया और अभी भी ये प्रयास तेजी से जारी हैं। आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अरिंदर, जिस तरीके से हमने जो सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं कि कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लोग बॉर्डर पार करके किसी और जगह जाना चाहते हैं, और फ्लाइट्स में एयरपोर्ट में खास करके काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग फ्लाइट्स बोर्ड करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी बताया जा रहा है, ये सभी मतलब एक तरीके से कहें तो सोर्स बेस्ड बातें हैं कि जो सारे जो ऑपरेशन हैं उसको सस्पेंड किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है। उसके अलावा भी एमिराट्स है, फ्लाई दुबई है, इन सभी ने अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। इन सभी ने अपने वेबसाइट्स पर भी रिलीज डाली है और कहा है कि जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, और जो लोग काबुल, जिनके डेस्टिनेशन काबुल की भी फ्लाइट है, उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि फ्लाइट सस्पेंडेड हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। वहाँ पर जो लोग निकलना चाह रहे हैं, वहाँ से एस्केप करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता अभी नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा आज सबसे एक अहम मीटिंग है यूएनएससी में, तकरीबन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 बजे के तकरीबन मीटिंग होगी अफगानिस्तान पर। तो वो एक उसमें क्या पता किस तरह की बातचीत होती है, जो कि बहुत ही अहम है। और यूएस ने भी, अगर मैं आपको बताऊं, यूएस ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मिलकर कि हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, और अगले 48 घंटे में 6000 ट्रूप्स भेजे जाएंगे ताकि सभी जो अमेरिकन्स हैं वहाँ पर और उनके अफगानी अलाइज हैं वो उन सभी को वापस लाया जा सके। तो एक तरीके से देखें तो एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग सिचुएशन है, हर क्षण पर अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन वहाँ है, लोगों की जो सिचुएशन है, जिस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है अफगानिस्तान, बहुत ही दर्दनाक है। और उसके बाद अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि अशरफ गनी काबुल से निकलकर तजिकिस्तान की ओर गए थे, लेकिन तजिकिस्तान से अब वो किसी और कंट्री की ओर जा रहे हैं, किसी और कंट्री में ये लैंड करेंगे। तो ये भी देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं, उनके साथ उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। और ये ऐसी सिचुएशन में उन्होंने यह कहा, कल जो उन्होंने स्टेटमेंट डाला अपने फेसबुक पेज पर कि किस तरीके से वो ब्लडशेड को रोकना चाहते थे, इसलिए वो देश छोड़कर जा रहे हैं। और इंडिया का हमेशा से ये स्टैंड रहा है अरिंद्र, हम जानते हैं कि किस तरीके से जो पीस है वो कंटिन्यू रहे अफगानिस्तान में, बट अभी जो सिचुएशन है वो बेशक काफी ज्यादा हाथ से बाहर जा चुकी है। और जो बिल्कुल मेघना, स्थिति जो है हाथ से बाहर जा चुकी है। आप रहिए हमारे साथ में, मैं वापस एक बार रुक करूंगा। हमारे साथ में खास मेहमान भी रक्षा विशेषज्ञ विशाल जी बने हुए। विशाल जी, किस तरह से भारत के नजरिए से देखा जाए इस पूरी लगातार बदलती स्थिति, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा स्टेक अफगानिस्तान में, भारत ने उसके पुनर्निर्माण के लिहाज से बहुत कुछ वहां पे दांव पे लगाया था। आज के हालात में भारत के नजरिए से किस तरह से आप देखते हैं इस स्थिति को?
देखिए, मैंने पहले बात कही तालिबान कैसे अपनी छवि को बदलने की कोशिश करे, उसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि तालिबान ने कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के आसपास के देशों में देशों के बीच में जो समस्याएं, जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंटर स्टेट इश्यूज हैं, उसमें दखल अंदाजी नहीं की है। और उन्होंने ये बात समय समय पर जताई है पिछले कुछ सालों में कि अगर कोई मामला है इंडिया और पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान, सऊदी अरेबिया का हो, यूएस और रशिया का हो, तो या चाइना हो या यूएस का हो, उसमें उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की है। कश्मीर के मुद्दे पे भी उन्होंने ये कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। तो कहीं ना कहीं अभी जो उनकी नीति है वो ये है कि वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करे, मजबूत करे, अपनी सरकार को स्थापित करे। और भारत की दृष्टि से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरह की गवर्नमेंट, क्योंकि तालिबान ये कहते रहे हैं कि वो एक छत्र राज्य नहीं चाहते, मोनोपोलाइज नहीं करना चाहते पावर को, और वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है उनका? क्या वो जो अभी कुछ नेता वहां पे हैं काबुल में, उनको साथ लेके चलेंगे फिलहाल जब तक कि पूरी तरह से सरकार नहीं बनती? हामिद करजई साहब हैं काबुल में, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, और भी हैं लीडर्स वहाँ पे। तो उनका जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो हमें देखना होगा। और दूसरी चीज, तालिबान का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उनके लीडर को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, लीडर ऑफ द फेथफुल। अब वो तो कोई कैबिनेट पोजीशन या प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन नहीं ले सकते, या प्रेसिडेंट भी नहीं बनेंगे। तो ऐसे में एक नया किस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे उभरता है, पावर स्ट्रक्चर, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका ये अपने आप में बहुत देखने वाली बात होगी। विशाल जी, आपको लगता है कि आज जो यूएनएससी में बैठक भी हो रही है अफगानिस्तान के हालात को लेकर, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये किस तरीके से बेहद अहम मानी जा रही है? क्या यहाँ से कोई एक रास्ता दिखाने की कोशिश हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से कि भाई आप अफगानिस्तान में आप इस तरीके से आगे बढ़िए? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हिंसा की। अभी वहां पे कोई स्थिरता की उम्मीद नहीं की जा सकती, बहुत समय लगेगा। तो और ट्रांजिशन किस तरह से होता है? अब वहां घनी सरकार है नहीं, अफगानिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक था 20 साल तक। अब किस तरह की व्यवस्था वहां पे उभर कर आती है, किस तरह की प्रणाली उभरती है, ये सब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो अभी मुख्य चिंता है और जो मेन इशू है वो ये कि वहां पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या हम फॉरेन मिशंस की बात करें, वहां पे कई लोग अभी भी हैं, तो वो वहां से निकल सकें, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। यूएन में मैं मानता हूं पहली जो मेन इशू है जो डिस्कशन का है कि वहां वायलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए जिससे कि पावर ट्रांसफर होती है, किस तरह से वो पावर ट्रांजिशन वहां पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तीसरा, इस्लामिक अमीरात को रिकॉग्निशन अभी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस होंगी। चौथा, वहां पे एक जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यूएन के हिसाब से तकरीबन 400,000 लोग हैं ऐसे जिनको सहायता की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से उनको रिलीफ पहुंचाया जाए, किस प्रकार से एड एंड असिस्टेंस पहुंचाया जाए, ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं एक तंत्र चाहिए होगा काबुल में। तो उस तंत्र का क्या स्वरूप हो, हमें लगता है कि इसके कुछ संकेत हमें आने वाले समय में मिलेंगे। जी विशाल जी, आप रहिए। हमारी सहयोगी मेघना भी हमारे साथ लगातार बनी। मेघना, कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से कि जो अन्य भारतीय अभी अफगानिस्तान में है उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं आरेंद्र की कल एक फ़्लाइट आई थी जो इंडियन नेशनल्स और उसके साथ जो अफगानिस्तान के गवर्नेंस के जो कुछ लोग थे, फॉर्मर गवर्नेंस के जो लोग थे, उन लोगों को लेकर आई थी कल एक फ़्लाइट। तो उसके बाद अब ये कहना मुश्किल है कि अब क्या कोई फ़्लाइट वहाँ जा पाएगी और अगर कोई इवैक्यूएशन मिशन हो पाएगा कि नहीं, किस तरीके से होगा। क्योंकि अब एक तरीके से जैसे यूएस भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही सिक्योरली इस चीज़ को कर रहा है कि जो वहाँ पर फंसे हुए नेशनल्स हैं और जो उनके अलाइज हैं उनको किस तरीके से वापस लाया जा सके। 6,000 के ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ से इवैक्यूएशन जो है, लोगों का रिपैट्रिएशन जो है वो सेफली हो सके। बट बेशक ये बहुत ही अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रूशियल है
क्योंकि कोई भी देश, जैसे अगर हमने जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कनाडा है, ब्रिटेन है और ये इस तरह जो देश हैं वो लोग अपने जो नेशनल्स हैं उनको वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर जिस किस्म की स्थिति है, हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस किस्म की स्थिति है वो बहुत ही सिचुएशन जो है वो बहुत क्रूशियल है। वहाँ पर लोग, वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, लोग किसी भी तरीके से बोर्ड करके जाना चाहते हैं फ्लाइट में, कहीं भी जहाँ पर भी उनको सिचुएशन सही लग रही है वहाँ जाना चाह रहे हैं। रोड्स हमने और आपने वीडियोस देखी हैं, व्यूअर्स ने हमारे वीडियोस और सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे हैं जहाँ पर हजारों की कतारों में गाड़ियाँ लगी हैं और लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों के अंदर भय है, बहुत ही भयावह स्थिति है और लोग वहां से रेस्क्यू करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही जिस तरीके से पहले भी अफगानिस्तान पर जो यूएनएससी में जो बातचीत हुई थी, भारत की अध्यक्षता के पहले ही हफ्ते में भारत ने अफगानिस्तान पर चर्चा की थी और उसमें कंडेम किया गया था इस वायलेंस को, और जो सिचुएशन है उसको बहुत ही ज्यादा कंडेम किया गया था वायलेंस को, और इलेजिटिमेट जो सरकार है जो या जो गवर्नेंस करने की कोशिश की जा रही है उसको बहुत ज्यादा कंडेम किया था बाकी देशों ने भी। और कल भी एक जॉइंट स्टेटमेंट के तहत इस चीज को कंडेम किया गया है और ये भी कहा गया है, यूएस और अन्य देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करके ये भी कहा है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनका सेफ इवैक्यूएशन हो सके, बिल्कुल सेफ, और उनको सुरक्षित वापसी का एक मौका देना चाहिए। मेघना जी, मेघना मैं लौटूंगा आपके पास में। विशाल जी किस तरह से इस स्थिति के समय आप देखते हैं कि पाकिस्तान का एक रोल, क्योंकि हमने पहले भी देखा किस प्रकार से उनका एक जुड़ाव तालिबानियों के साथ में रहा है और हमने बीते दिनों देखा कि तालिबान का एक धड़ा जो था वो चीन पहुंचा और वहाँ के विदेश मंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी आई थी। इस पूरी सिचुएशन के बीच में आप बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में चीन और पाकिस्तान के इस रोल को किस तरीके से देखते हैं और क्या एक रोल निभाना की उनकी एक तरीके से मंशा होगी इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, सारी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान इस वक्त जो इंटरनेशनल अटेंशन है वो पूरा काबुल पे है और तालिबान पे है। पाकिस्तान पाकिस्तान वहां पे क्या करता रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पे नहीं रहा है। चीन और रूस, मेरा मानना है उन्होंने कहीं ये बात जाहिर कर दी है कि जो भी व्यवस्था वहां पे उभरेगी आने वाले दिनों में उनके साथ वो काम करेंगे। और ईरान तालिबान के साथ तो 2014 से पहले से ही मुलाकातें होती रही हैं, जो दोहा ऑफिस है तालिबान का, वहां हमें आने वाले दिनों में एक चीज और देखनी होगी और संभवतः ये यूएन में एक बड़ा मुद्दा होगा। अफगानिस्तान में हजारों विदेशी फाइटर्स हैं इस वक्त, तमाम अलग अलग जो इस्लामी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके फाइटर्स वहां पे लड़ रहे हैं, मुख्यतः पाकिस्तानी हैं। तो उनकी जो उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है और शायद ये मुद्दा यूएन में उठेगा आने वाले समय में, या आज शायद इस पे चर्चा हो जी। दूसरा, तालिबान के 80 से 85 हजार फाइटर्स हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ तो नहीं पता, पर इतनी बड़ी संख्या में फाइटर्स हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरा, आर्मी और पुलिस के लोग जो अब नहीं है, फौज अब नहीं है वहां पे, तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इतने सारे फौज जो वहां पे इतनी बड़ी फौज को ट्रेन किया गया था, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि वो तितर बितर अवश्य हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लोग हैं। क्या वो तालिबान के साथ चले जाएंगे तो तालिबान की उससे स्थिति मजबूत हो जाएगी आने वाले समय में, लेकिन विदेशी फाइटर्स एक बड़ी चिंता का मुद्दा रहेंगे आने वाले। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण चीज़ है। और अफगानिस्तान को फिर से नए सिरे से खड़े करने की जो शुरुआत होगी उसमें क्या क्या जिम्मेदारियां कौन कौन निभाएगा, ये अपने आप में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूरी दुनिया की नज़र, भारत की भी नज़र इस पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघना, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, इस विषय पर विस्तार से बात करना। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे मिड डे प्राइम में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद
छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो रही है। मोदी सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री आज से इस यात्रा को देश भर में अलग अलग स्थानों से शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जमीन पर हो रहे बदलावों की जानकारी देगी। साथ ही हाल ही में खत्म हुए संसद के सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया उस बारे में जनता को भी बताया जाएगा। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फतेह नगर गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। मोदी जी ने अपना नया जो मंत्रिमंडल बनाया है, आप उसमें देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, और कल आपने उनका लाल किले से भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने अगले 25 साल, आज तो हमने 75th एनिवर्सरी की कल 15 अगस्त को तैयारी शुरू की है, पर अगले 25 साल में वो कैसा न्यू इंडिया देखना चाहते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हो। मुझे बड़ी खुशी है कि कल तक 54 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज एडमिनिस्टर हो गई थी। मैं मानता हूं कि देखिए, ये जो वायरस है ये हमारे शत्रु है, कोई राजनीतिक दल नहीं होता। वहीं केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री और भाजपा की नेता मीनाक्षी लेखी ने भी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि जनता ने जो हमें कार्यभार सौंपा है उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जनता का जो स्नेह है वो हमारे लिए अपार है, और उसकी सेवा का जो काम हमको दिया है जनता ने, उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, और आज जिस भी स्थान पर मुझे पार्टी ने, सरकार ने काम दिया वो पूरी ईमानदारी के साथ देश हित में किया जाएगा। इसी जन आशीर्वाद यात्रा की आज शुरुआत है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या एक बड़ा उद्देश्य लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है? इस मसले पर आगे की कहां तक पहुंचना है और किस तरीके से संवाद स्थापित करना है जो कल्याणकारी योजना है उसको लेकर और विपक्ष की जो राजनीति है उसको लेकर? देखिए आर्यन, दरअसल ये अगले कई दिनों तक ये जन आशीर्वाद यात्रा चलनी है, जिसमें मोदी सरकार के जो तमाम नए बने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो या केंद्रीय राज्य मंत्री हो, वो इस तरह की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसमें शामिल होंगे, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। और इसमें दरअसल जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास करने को लेकर हो या फिर तमाम उज्ज्वला जैसी योजनाएं हो, जिसमें सीधे तौर पर गरीब को फायदा हुआ है, अंतिम आदमी तक पहुंचा गया है। उन योजनाओं के जरिए उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसको विस्तार से बताया जाएगा और एक फीडबैक भी लिया जाएगा जनता से। और इसके साथ ही साथ संसद सत्र जो हाल ही में खत्म हुआ है, मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की जो भूमिका रही है, जो हो हंगामा हुआ, जो जोर शराबा हुआ, इसकी वजह से हमने देखा कि जो सामान्य कामकाज है वो कम हो पाया और विधायी कामकाज भी हंगामे के बीच पारित कराना पड़ा। तो इन सब को लेकर भी इसमें एक तरह से देखें बातचीत होगी, चर्चा होगी और बताया जाएगा किस तरह से विपक्ष की एक नकारात्मक भूमिका रही है संसद के मानसून सत्र के दौरान। तो बीजेपी इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सीधे जनता से संवाद करने का कार्यक्रम रखा गया है। अलग अलग राज्यों में भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम से जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने शुरू की है ये जन आशीर्वाद यात्रा, हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी दिल्ली में जन आशीर्वाद यात्रा कर रही हैं, एल मुरुगन
सूचना प्रसारण राज्य मंत्री तमिलनाडु में ये जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री इस जन आशीर्वाद यात्रा को कर रहे हैं। तो बहुत अहम उद्देश्य है पार्टी का कि तमाम इन कार्यक्रमों के जरिए सीधे तौर पर जनता से जुड़ा जाए, मोदी सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताया जाए और दूसरी तरफ जो विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है उसके बारे में बताया जाए। यहाँ पर मैं आनंद बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी युवा संकल्प यात्रा बीजेपी निकाल रही है, जिसकी कल से शुरुआत हुई है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह इस संकल्प यात्रा को कर रहे हैं देश भर में। वहां पर भी युवाओं को जोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाएं और 2 कार्यकर्ता नियुक्त करें जो 75 घंटे 75 गांव में बिताएं। इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के जरिए उद्देश्य ये है कि सीधे जनता तक पहुंचा जाए, जनता को बताया जाए कि मोदी सरकार अपनी किन योजनाओं के जरिए उनके जीवन स्तर को बेहतर कर रही है, जबकि विपक्ष एक नकारात्मक राजनीति कर रहा है। आर्यन, शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की राजधानी दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्श्व गायक पंकज उधास ने भजन पेश की। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। पंकज उधास ने वाजपेयी जी की कविताओं को भी अपने अंदाज में पेश किया। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना। अटल जी की 3री पुण्यतिथि पर आयोजित इस प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता से भी बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्र की प्रगति की दिशा में उनकी असाधारण सेवा और प्रयासों को भारत हमेशा याद रखेगा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी के जूझने के बाद अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया है। वे पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी, जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल है और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए। उनके टाइम खत्म हो चुका है और डिबेट ही खत्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए। एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयं सेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया। ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बनवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। 2 झंडे, 2 संविधान और सामान्य भारतीय वहां प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे। उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल अटल जी राजनीति की रपटीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे रहे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो
तो अटल जी को नमन, क्योंकि उनका जो योगदान है देश को लेकर वो अपने आप में अविस्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं और बात कोविड की करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32,937 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 35,909 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,14,11,924 लोग उपचार करवाकर देश में स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,81,947 हैं। बात तो वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 54,58,57,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 17,43,114 से अधिक टीके लगाए गए। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में लगा कर्फ्यू 8 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य में 9 मई से लगे कर्फ्यू को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब ये कर्फ्यू 23 अगस्त की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले लगा कर्फ्यू 16 अगस्त यानी आज सुबह खत्म हो रहा था। उधर पुडुचेरी सरकार ने कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका को लेकर कल मौजूदा लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में पहले की तरह की ही प्रतिबंध जारी रहेंगे। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, जिसमें दूध और दवा की बिक्री शामिल है। इस बीच पुडुचेरी की राज्यपाल तमिलिसलाई सुंदरराजन ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग से संस्थानों को फिर से खोलने के सवाल पर विचार करने को कहा है और रिपोर्ट आने के बाद 20 अगस्त के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने चौथी बार कोविड का एक भी मामला नहीं होने का दर्जा हासिल किया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन उसने यह दर्जा प्राप्त किया है। पिछले 2 रोगियों के ठीक होने के साथ द्वीप समूह में अब कोविड का कोई मामला नहीं है। प्रशासन ने इसके लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों और नागरिकों को बधाई दी है। हालांकि सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील की गई है। 11 अगस्त के बाद से द्वीप समूह में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर आज से देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोला गया है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, गाजियाबाद और सभी जगहों पर 4 महीने बाद स्कूल खुले हैं। उधर उत्तराखंड में आज से 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को खोला गया है। उत्तराखंड में 5000 से अधिक सरकारी एवं निजी जूनियर हाई स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन अपेक्षाकृत कम संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं। अभी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुलेंगे। स्कूल खोले जाने को लेकर शासन की ओर से जारी SOP के मुताबिक यदि कोई छात्र बिना मास्क स्कूल आता है तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए स्कूल को मास्क की व्यवस्था करनी होगी। उधर बिहार के करीब 1 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 134 दिनों के बाद पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन सोमवार से शुरू हो गया है। सरकार ने इन स्कूलों को खोलने के लिए पहले ही तारीख तय कर दी थी। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को भी इन स्कूलों में बच्चों को झंडोत्तोलन के समय समारोह में बुलाने की इजाज़त दी थी। पहले दिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में उपस्थिति नहीं के बराबर रही, जबकि निजी स्कूलों में भी बेहद कम बच्चे पढ़ने आए हैं। अभिभावकों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर डर देखा जा रहा है। उधर आंध्र प्रदेश में अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षाएं आज से शुरू कर दी गई हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण स्कूलों को खोलने में देरी हुई है। यही नहीं, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक विस्तृत दिशा निर्देश सरकार आज ही पेश करेगी। नाडू नेडू कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत नवीनीकृत किए गए सरकारी स्कूलों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे और दूसरे चरण के काम की शुरुआत आज ही की जाएगी।
नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत PP1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरोज की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि पारसी नववर्ष की बधाई, कामना करता हूं कि यह वर्ष खुशी, समृद्धि और सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। भारत विभिन्न क्षेत्रों में पारसी समुदाय के शानदार योगदान को हमेशा याद रखेगा। नवरोज मुबारक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के इनोवेशन सेंटर की आधारशिला रखी है। उन्होंने केंद्र के छात्रों से बातचीत भी की है। इस केंद्र को देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान मिली है और इस संस्थान का मुख्य फोकस PhD के छात्रों को तैयार करना है। The main focus of this institution, an autonomous institution and a deemed university, is to produce PhD and Master of Science students. The center's research has received global attention and has been recognized both in the form of granted patents and fellowships to prestigious associations in the country and overseas. और आगे बढ़ने से पहले मिड डे प्राइम में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। इस छोटे से ब्रेक के बाद अब मिड डे प्राइम में बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात हैती की। दक्षिण पश्चिमी हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हैती के नागरिक सुरक्षा सेवा प्रमुख जेरी चांडजर के मुताबिक भूकंप से अब तक 1291 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 2800 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप के कारण सैकड़ों घर ढह गए हैं, जिसके कारण लोग सड़कों पर आ गए हैं। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से भूकंप से बुरी तरीके से प्रभावित 2 समुदायों के बीच बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से ही बुरी तरीके से प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। देश के राष्ट्रपति की हत्या और गहराती गरीबी से राष्ट्र वैसे ही संकट में चल रहा था और भूकंप ने ये दिक्कत बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें सुचित्रा, अगर खेल मैदान की बात की जाए तो? शुक्रिया आर्येंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की। इस अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को अपने पदक भी दिखाए। इसके अलावा इन खिलाड़ियों की पीएम मोदी के साथ तस्वीरें भी ली गई। कुछ दिन पहले संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी शामिल है। ये भारत की तरफ से ओलंपिक में किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों से पहले जापान जा रहे भारतीय एथलीटों से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। टोक्यो में पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने हैं। इस बार पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु ध्वजवाहक होंगे। भारतीय दल में मरियप्पन थंगवेलु के अलावा पैरालंपिक में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया और भाला फेंक F64 के विश्व चैंपियन संदीप चौधरी भी शामिल हैं। इससे पहले 2016 के रियो पैरालंपिक में 19 भारतीय पैरा एथलीटों ने 5 खेलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड में आयोजित युवा विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीतने में सफलता हासिल की। इस टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को रिकर्व राउंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं की अंडर 18 रिकर्व स्पर्धा की पिछले साल की विजेता कोमलिका बारी ने अंडर 21 का खिताब भी अपने नाम किया। कोमलिका के अलावा भारत ने अंडर 21 रिकर्व टीम इवेंट में भी स्वर्ण जीता। इसके साथ ही मिश्रित स्पर्धा का स्वर्ण भी अपने नाम किया। विशाल चांगमई ने अंडर 18 पुरुष रिकर्व तो मंजरी मनोज ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम अंडर 18 मिश्रित और टीम स्पर्धा दोनों में चैंपियन रही। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य भारत की झोली में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में हुई विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वोक्रलाव में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हमारी टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। यह सफलता तमाम युवाओं को तीरंदाजी को आगे बढ़ाने और इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और अंतिम दिन होगा। भारत आज दूसरी पारी में कल के स्कोर 6 विकेट पर 181 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत के पास अभी दूसरी पारी के आधार पर 154 रन की बढ़त है। टेस्ट मैच के चौथे दिन कल अजिंक्य रहाणे के संघर्षपूर्ण अर्धशतक और चौथे विकेट के लिए चेतेश्वर पुजारा के साथ शतकीय साझेदारी की मदद से भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 181 रन बनाने में सफलता पाई थी। भारत एक समय 55 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था। उसके बाद पुजारा और रहाणे ने संभलकर खेलते हुए भारत को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मोइन अली ने 52 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्येंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम के आज के सफर में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। मिलिए असल जिंदगी के सुपर हीरोज से जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल